हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल गई होगी, यहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट मैं बनाते जा रही हूँ और उन सभी की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है। तो वहां से आपको जो भी चैप्टर देखना है आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ ये हमको दिया हुआ है और बोला गया है कि इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा तब मैंने आपको समझाया था, ये क्या है हमारा सिग्मा, या फिर इसको हम कहते हैं समेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें चीज़ें ऐड होंगी, समेशन। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि पर्टिकुलर कोई भी चीज़ अगर उसको ऐड करना है हमको तो उसका मतलब है समेशन। तो समेशन की जो वैल्यू है वो हमको दी हुई है k = 1 से लेके 11 तक। इसका क्या मतलब है कि k की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कहाँ तक है, 11 तक है। यानी k की जो वैल्यू है वो 11 तक हमको इसमें पुटअप करनी है। इतनी बात आ गई समझ में कि इसका क्या मतलब हुआ कि इस पे लिखा k = 1 to 11, मतलब कि k की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक है। ठीक है, बात आ गई समझ में। और इसकी वैल्यू हमको इसी के लिए फाइंड करना है कि इसमें हम k की प्लेस पर, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो इस पर डिग्री है ये k है, मतलब यहाँ पर k की वैल्यू हमको 1 से लेके 11 तक रखना है और सभी को हमको क्या करना है, ऐड करना है, सभी का सम फाइंड करना है। समीशन मतलब सम फाइंड करना। तो जैसे कि अगर रफली मैं समझाऊं आपको तो ये 2 + 3 की डिग्री k, तो 2 + 3 की डिग्री k की प्लेस पर आपको 1 से लेके 11 तक की वैल्यू रखनी है। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 1 वैल्यू रख दी, फिर हम रखेंगे 2, तो 2 + 3 की डिग्री k की प्लेस पर 2, और क्योंकि समेशन लगा हुआ है, ये जो साइन लगा हुआ है, इसका मतलब हम इन सबको ऐड करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, बात आई समझ में। चलिए, तो अब आप सोचेंगे कि इनका सम हम कैसे फाइंड करें, क्या हम 1 वैल्यू रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें और फिर इसके बाद इतना सारा हम ऐड करें? बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास AP और GP है। इसकी हेल्प से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से, फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन बस ये समझना होगा कि यहाँ पर AP बनेगी, GP बनेगी, कैसे बनेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैं एक बार फिर से रफली मैं जैसे बताती हूँ कि k की वैल्यू हमको 1 से लेकर 11 तक रखना है। तो आप रखेंगे 2 + 3 की डिग्री 1, फिर +2 + 3 की डिग्री 2, +2 + 3 की डिग्री 3। इसी तरीके से आप कब तक रखेंगी, ये 2 + 3 की डिग्री 11 तक, और बीच में सभी जगह प्लस लगा रहेगा। प्लस मतलब यहाँ पर सम हो रहा है, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला तो लगना ही लगना है, ये फिर एपी हो या फिर जीपी हो, जो भी हो। क्योंकि अगर पर्टिकुलर कोई भी हमारा सीक्वेंस होता है तो उसके बीच में हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन जब उसके बीच में प्लस लग जाता है तो वो हो जाती है सीरीज, और प्लस लग गया मतलब हमको सम फाइंड करना है, यानी ऐड करना है। बात इतनी आ गई समझ में, मतलब कि ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। ये फॉर्मूला जो है ये एपी में भी है और जीपी में भी है, बस चेक करना है कि एपी है कि जीपी है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अब अगर आप देखें तो सभी जगह ये क्या आ रहा है, 2, 2, 2, इस पर तो कोई भी डिग्री नहीं है। तो 2 को हम अलग कर लेते हैं, 2 को हम 11 टाइम्स ऐड कर लेते हैं, और 11 टाइम्स ऐड करने से बेटर है, देखो आप 2 को कितने टाइम्स ऐड कर लो, 11 टाइम्स ऐड कर लो, या फिर 2 को 11 टाइम्स का क्या मतलब हुआ, 11 टाइम्स मतलब 11 का मल्टीप्लाई। 2 का आप 11 में मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपको 22 मिलेगा, और 2 को आप कितनी टाइम्स ऐड करो, 11 टाइम्स ऐड करो तब भी आपको क्या मिलेगा, 22। तो 2 को हम अलग कर लेंगे, बाकी जो बचा है हमारा 3 की डिग्री 1, 3 की डिग्री 2, 3 की डिग्री 3 एंड सो ऑन, 3 की डिग्री 11, इनको हम अलग कर लेते हैं तो हमको आसानी होगी। रीज़न इसका ये है कि अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो जैसे कि ये क्या है, 3 की डिग्री 1, यहाँ पर 3 की डिग्री 1 मतलब 3, तो 2 + 3 5, प्लस यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 + 2 29 एंड सो ऑन।
तो क्या ये किसी तरह की एपी बन रही है क्या, देखें ज़रा। 29 माइनस 11 तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, और 11 माइनस 5 तो यहाँ 6। तो कॉमन डिफरेंस तो आ नहीं रहा है, मतलब एपी तो नहीं है। अब जीपी के लिए चेक करते हैं। पता है ना एपी और जीपी कैसे चेक करते हैं, अगर सभी जो भी टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं वो सेम है तो वो एपी है, ठीक। और अगर ये एपी तो है नहीं, हमने चेक कर लिया, माइनस करके देख लिया, 29 माइनस 11 किया, 11 माइनस 5 किया, तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पर सेम है ही नहीं, मतलब ये एपी नहीं। अब जीपी के लिए चेक करते हैं। हालांकि आपको ये चीज़ क्लियर है कि एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन है तो जीपी ही होगी, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, है ना। एग्जाम में आपको देखना होगा कि ये एपी है कि जीपी। अब यहाँ पर देखें तो 29 डिवाइडेड बाय 11 रेशो फाइंड करते हैं ना जीपी में, और 11 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या ये दोनों भी इक्वल है, नहीं है, मतलब ये जीपी भी नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर पूरा पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं तो ना तो ये एपी बन रही है और ना ही जीपी बन रही है, और जब ना तो एपी बनेगी जीपी बनेगी तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मतलब फिर तो वही बात हुई कि पूरा पूरा आप इसको सॉल्व करिए और इसको ऐड करते रहिए 1 घंटे तक, ठीक है। उससे बेटर क्या है, उससे बेटर ये है कि ये जो 2 चल रहा है साथ में, देखो क्योंकि 2 को देखें आप तो 2 सिर्फ और सिर्फ सभी जगह प्लस में है, क्योंकि अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो हो जाता है 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 3 9 3 27 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देखें 2 तो सभी जगह प्लस प्लस आ ही रहा है, बाकी 3 9 27। तो देखो इन 2 को आप अलग कर लो, तो 2 को आप 11 टाइम्स ऐड करोगे, उससे बेटर ये है कि 2 इंटू 11 करके आप इसको अलग ही कर दो, 2 का जो काम है वो ख़त्म। सिर्फ अब बचेगा 3 की डिग्री के, मतलब समेशन के इक्वल टू 1 टू 11, 3 की डिग्री के। तो 3 की डिग्री के की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि 3 करा, फिर 3 का स्क्वायर करा, फिर 3 का क्यूब करा, तो अगर यहाँ पर देखें ये अलग से बन गई 3 9 27 एंड सो ऑन। अब आप करके देख लो 27 डिवाइडेड बाय 9 और 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, मतलब यहाँ से हमको जीपी मिल जाएगी अगर हम इस 2 को अलग कर देते हैं सभी जगह से तो, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको रफली इसलिए समझाया क्योंकि 2 को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि 2 के साथ जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ना तो एपी मिल रही है ना जीपी मिल रही है, लेकिन अगर 2 को हम अलग कर देते हैं तो ये जीपी बन जा रही है, ठीक है। बात आगे समझ में चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन के इक्वल टू 1 टू 11 2 को अलग कर लिया, प्लस समेशन के इक्वल टू 1 टू 11 3 की डिग्री के। ध्यान से देखें ये वाला जो 2 है इसके साथ समेशन को यहाँ अलग कर लिया, बीच में प्लस था यहाँ पर तो प्लस लगा दिया, और 3 की डिग्री जो के था ये इसको हमने समेशन के साथ अलग कर लिया, बस और कुछ भी नहीं किया है। समझ में आई बात, चलिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो के है ये कहाँ 1 से लेके 11 तक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 2 को हम कितनी टाइम्स ऐड करेंगे, 11 टाइम्स। तो 11 टाइम्स ऐड कर लें या फिर इसमें 11 का आप मल्टीप्लाई कर लें, बात एक ही है। बीच में यहाँ प्लस लगाया तो हमने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर अगर आप के की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 11 तक रखते हैं तो क्या होगा, 3 की डिग्री के है तो 3 की डिग्री 1 प्लस, अब प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो समेशन है इसके कारण बीच में प्लस लग रहा है, ठीक। तो 3 की डिग्री 1, 3 की डिग्री 2, 3 की डिग्री 3 प्लस 3 की डिग्री 4 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, 3 की डिग्री 11 तक, ठीक है। बात आई समझ में, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें ज़रा। सो 11 2 जार हो गया यहाँ पर 22 प्लस ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये बन गई हमारी जीपी। सो इसको अब हमको अलग से यहाँ पर सॉल्व करना होगा।
तो ध्यान से आप देखें, या फिर मैं यहाँ साइड में आपको बता देती हूँ। इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम ए से शो करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है, 3 की डिग्री 1 मतलब 3। कॉमन रेशो क्योंकि जीपी है तो कॉमन रेशो जो है वो हम फाइंड करेंगे 3 स्क्वायर अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो जो कॉमन रेशो है वो भी क्या आ गया, 3। ठीक, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है, मतलब n। यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर k है, बट नंबर ऑफ टर्म को तो हम n से शो करते हैं क्योंकि फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा Sn, n टर्म का सम। n यहाँ पर क्या है, k है, लेकिन k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 11 तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 है। और यहाँ से भी देखें तो 11। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर सभी जगह बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब सम ऑफ 11 टर्म का फॉर्मूला हम लगाएंगे। और ये क्या है, हमारी जीपी। तो अब हमको ये देखना होगा कि अगर जीपी है तो सम ऑफ एन टर्म के लिए जो फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर एक और चीज़ मैं साइड में लिखती हूँ, सम ऑफ एन टर्म के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो 2 कंडीशन में लगता है, आर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आर आप देखें तो आर कितना है, 3। सो आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, बात आई समझ में, आर इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि ए आर की डिग्री n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, क्योंकि आर में से 1 को माइनस कर सकते हैं हम, आर बड़ा है ना, आर हमने फाइंड करा 3 है, तो 3 में से 1 को माइनस कर सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइड में मैंने सारी चीज़ आपको लिखकर मेंशन कर दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी जीपी है, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन रेशियो फाइंड करा 3 स्क्वायर अपॉन 3, तो इस 3 से इसका एक 3 कैंसिल, तो 3 आ गया, मतलब कॉमन रेशियो हमने फाइंड कर लिया 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल, 11। ठीक है, इसके बाद जो हमने कॉमन रेशियो फाइंड किया था आर, वो 3 है, और 3 जो है वो ऑब्वियसली 1 से तो बड़ा है ना। सो यहाँ पर हमने वही लिखा आर इज ग्रेटर देन 1, इसलिए जो फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ एन टर्म का वो लगेगा ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, क्योंकि आर बड़ा है और आर में से 1 को हम माइनस कर सकते हैं। ठीक, तो बस यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये जो 22 है ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं ए आर एन माइनस 1। सो ए कितना है हमारा, 3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आर की डिग्री n, तो आर कितना है, हमने कितना फाइंड करा है, 3, n कितना है 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, तो आर है 3 माइनस 1। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जो 22 है ये तो एज इट इज रहेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 3 एज इट इज, 3 की डिग्री में है 11, सो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 3 की डिग्री 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। सो बस ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया इसको, लेकिन कई बार मैं ये सोचती हूँ कि कन्फ्यूजन हो, इससे बेटर ये है कि आप ज़्यादा समझ लीजिए। और जिन लोगों को समझ में आ गया है उनके पास ये ऑप्शन है कि वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख ही सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ था 2 + 3 की डिग्री k, तो मैंने पहले क्या करा कि पूरे के साथ वैल्यू पुटअप करके देखी, लेकिन फिर वही है 5 + 11 + 29 इस तरह से आ रहा था, इससे ना तो एपी बन रही थी ना ही जीपी बन रही थी। फिर मैंने ये देखा कि इस 2 को अगर हम अलग कर दें, क्योंकि जो 2 है ना ये सभी जगह सेम आ रहा है, 2 पे ना तो डिग्री में लगा हुआ है के, तो 2 को मैंने क्या करा, अलग ही कर लिया 2 को, और 3 की डिग्री के को हमने अलग कर लिया समेशन के साथ। ये जो समेशन है इस समेशन को 2 के साथ अलग कर लिया, इस समेशन को 3 की डिग्री के साथ अलग कर लिया और अलग अलग सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ये था ही नहीं, सिर्फ जो 2 है उसको हमको 11 टाइम्स सिर्फ हम लिख देते, 2 + 2 + 2 + 2 कहाँ तक, 11 टाइम्स। इससे बेटर 2 को आप 11 टाइम्स ऐड कर लो या फिर 2 का 11 मल्टीप्लाई कर दो, 22 आएगा। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग में हो गया। फिर इसमें हमने क्या करा, के की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 11 तक पुटअप करी, इन सबको ऐड करना था हमको। तो कितना आप ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 की डिग्री 1, फिर 3 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 करो, फिर 3 की डिग्री 11 को ओपन करो, फिर उसको आप कहाँ तक ऐड करते। इससे बेटर हमने देखा कि ये जीपी बन रही है, फर्स्ट टर्म जीपी का हो गया 3,
कॉमन रेशियो आ गया 3²/3, क्योंकि डिवाइड ही करते हैं। 3 की डिग्री 4 से आप 3 की डिग्री 3 में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली एक 3 बचेगा। 3 की डिग्री 3 में आप 3 की डिग्री 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो कॉमन रेशियो आ गया 3। अब हमने ये देखा कि ये जो 3 वैल्यू है 3 ऑब्वियसली 1 से तो बड़ा है ना, तो हमने यही लिखा यहाँ पर कि r इज ग्रेटर देन 1, और जब r बड़ा है तो ऑब्वियसली r में से 1 को माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर r-1 वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने बस। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू रखी और बस ये आ गया हमारा आंसर। और आप चाहें तो उसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 की डिग्री 11 आप ओपन कर लीजिए, फिर उसमें से 1 को माइनस कर दीजिए और आगे सॉल्व कर लीजिए, तो आगे भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में? बाकी बुक में आपको यही आंसर दिया हुआ है। ठीक, बात आगे समझ में? सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 and their product is 1, find the common ratio and the terms। मतलब कि सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं जीपी के, और क्लियरली बोला गया है कि जीपी ही है ना, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए नहीं है जिससे आप चेक कर सके कि एपी है कि जीपी है। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 और उनका जो प्रोडक्ट है वो है 1, और हमसे बोला जा रहा है कि जो कॉमन रेशियो है वो फाइंड करिए, और जो भी टर्म्स जो 3 टर्म्स के बारे में बात हो रही है उन तीनों टर्म को फाइंड करिए। सिंपल, ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपके काम आएगी, इंट्रोडक्शन वीडियो जब हमने देखा था एक्सरसाइज 9.3 का, तब मैंने आपको जीपी का जनरल फॉर्म बताया था, ए आर स्क्वायर AR³ AR⁴ एंड सो ऑन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था जीपी का, बस वो यहाँ पर हमारा काम में आने वाला है थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले मैं वो यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का, और हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं उनका सम है 39/10। तो मतलब स्टार्टिंग के 3 टर्म्स अगर हम लेते हैं तो ये स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हम लेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स की बात हो रही है ना, तो जनरल फॉर्म यही है। अगर कभी भी जीपी हमको नहीं दी जाती है तो इन्हीं का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म का सम मतलब कि इन तीनों को हमको ऐड करना होगा, a + AR + AR²। सम का मतलब ये हुआ, सम हमको दिया है 39/10, और हमको बोला गया है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो a × AR × AR² = 1। तो बात आई समझ में? लेकिन अगर 3 टर्म्स की बात हो रही है, वो भी फर्स्ट 3 टर्म्स क्लियरली बोला गया, तो स्टार्टिंग के ये 3 टर्म हम ले लेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमको कोई जीपी दी नहीं हुई है। बात आगे समझ में? चलिए, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स = 39/10, यही दिया हुआ है। लेकिन अगर एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का हम सम करेंगे तो कैसे करेंगे? a + AR + AR²। ये जो जनरल फॉर्म लिखा है ना मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको यहाँ से क्लियर दिख सके कि हमारे पास कोई एपी है नहीं, तो ऑब्वियसली हम एक जो भी हमारा एपी नहीं सॉरी जीपी, तो जो जीपी है उसके जो जनरल फॉर्म है वो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा ताकि आपको यहीं से क्लियर दिख सके कि यहाँ पर जीपी तो हमको दी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली उसके जनरल फॉर्म का ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स है जिनके बारे में बात हो रही है, इन 3 टर्म्स को हमने उठाया क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इन 3 टर्म को उठाया और बोला जा रहा है सम मतलब इन तीनों को ऐड करना, = 39/10। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली जो चीज़ बोली गई थी वो यहाँ पर हमने लिख ली। अब नेक्स्ट चीज़ बोली जा रही है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और इन तीनों का ही बोला जा रहा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, तो चलिए वो भी लिख लेते हैं और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये दी हुई है कि जो तीनों टर्म है उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हमको मिल रहा है 1। तो पहला टर्म है a
इंटू दूसरा टर्म है ए आर इंटू तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि तीनों में मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर क्या है, ए इंटू ए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा देती हूँ, आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में ये चीज़ को लेकर डाउट तो होगा ही होगा, तो समझा देती हूँ। और जिनको अगर पता है पहले से तो वो वीडियो को आगे बढ़ा के आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, तीनों ए को हमने इस तरह से लिखा और आर इंटू आर स्क्वायर को इस तरह से लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में ही तो है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझें, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि अगर ए इंटू ए है और ए प्लस ए है तो कई सारे स्टूडेंट ये जो ए इंटू ए है इसको भी 3a लिख देते हैं, और कई बार इसको लिख देते हैं ए क्यूब। ऐसा नहीं है, आप ध्यान से समझें इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से कि ये जो पहली वाली कंडीशन है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और आपने रूल भी पढ़ा है कि अगर बेस सेम है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए की डिग्री m इंटू ए की डिग्री n, तो अगर बेस सेम है और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ए की डिग्री क्या हो जाता है m प्लस n। यही रूल चलता है ना हमारा, ठीक है, यही रूल चलता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें इस कंडीशन में तो a इंटू ए तो a की डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब 1 प्लस 1 ओवरऑल a की डिग्री कितना हो गया 3। आई नो बहुत छोटी चीज़ है बट कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इस चीज़ में डाउट होता है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। और यहाँ पर देखें तो a ऑब्वियसली 1 प्लस 1 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3a। तो मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ चलती है वो अलग चलती है। अगर कोई सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसकी डिग्री में वो चीज़ ऐड होगी, और अगर डायरेक्ट चीज़ ऐड हो रही है तो ऑब्वियसली वो तो ऐड हो ही जानी है कि a प्लस ए 3a, 1 पेन प्लस 1 पेन प्लस 1 पेन 3 पेन। ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन में डिग्री में वो चीज़ ऐड होती है। बात आ गई समझ में? चलिए, तो अब मैं इसको हटा रही हूँ, और जिन लोगों को भी लगता है कि इनको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, a इंटू, और ऑब्वियसली सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो डायरेक्ट यहाँ से भी चाहते तो हम कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब और r क्यूब, क्योंकि a कितने हैं यहाँ पर, a की डिग्री 1, a की डिग्री 1, a की डिग्री 1 तो a की डिग्री 3, और यहाँ पर r की डिग्री 1 और r की डिग्री 2 तो 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप चाहें तो उसको एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की डिग्री 3 है, तो a r की होल डिग्री में हमने लिख दिया 3 इक्वल टू 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखें a r की डिग्री अगर 3 है तो यहाँ से 1 की डिग्री भी हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डिग्री दोनों की कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा a r इक्वल टू 1। ठीक है, बात आई समझ में? और इसका उलट अगर मान लीजिए, यहाँ पर रफली समझा देती हूँ कि ये ए आर का होल क्यूब है इक्वल टू 1 है, तो ए आर इक्वल टू क्यूब रूट लग जाता है इस पर, तो क्यूब रूट करके अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 1 3 का पेयर बन गया, तो 1 वैसे ही बाहर आ जाता। तो ए आर की वैल्यू डायरेक्ट भी आप इस तरह से भी 1 फाइंड कर सकते थे अगर क्यूब रूट से करना है तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि मैम ऐसे कर सकते हैं क्या, या फिर कई लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो आप दोनों चीज़ें देख लीजिए, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ए आर इक्वल टू 1 आ गया। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से फर्स्ट टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस कुछ भी एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस नहीं, फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशो के फॉर्म में आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो कॉमन रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो कॉमन रेशियो फाइंड करने की बात हो रही है तो यहाँ से हम कॉमन रेशियो ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आर को यहीं रखते हैं इक्वल टू, ये हम कर देते हैं 1/a, मतलब a ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो डिवाइड में तो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ से कॉमन रेशियो जो है आर वो आ गया 1/a। अब हमारे पास दो ही चीज़ें हैं ऑब्वियसली,
ठीक है। तो जो पहली चीज़ थी फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसको तो हमने सिर्फ लिख लिया, इसमें हमने कुछ सॉल्व तो करा नहीं है। तो ये था a+ar+ar² = 39/2, ये चीज़ हमको दी है पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमको ये दी थी, तो दूसरी चीज़ को हमने आगे सॉल्व कर लिया। उसको सॉल्व करने पे हमको मिला r=1/a। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, हम इसमें r की वैल्यू रख देते हैं तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आप देख लीजिए, a+ar+ar² = 39/10, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि a+ar+ar² = 39/10, ये हमको दिया था कि जो सम है स्टार्टिंग के 3 टर्म्स का वो है 39/10, लिख लिया हमने। अब यहाँ पर r की वैल्यू हमने फाइंड करी है 1/a, तो यहाँ पर सभी जगह r की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। तो ये तो आपका a एज इट इज़ रहेगा, ये a भी एज इट इज़, a के मल्टीप्लाई में है r की वैल्यू हमारी कितनी है, ऊपर आप देख ही पा रहे हैं 1/a लिख दिया, प्लस a और r² मतलब कि 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 39/10 एज इट इज। आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो अब इस a से ये a कैंसिल, आगे चलते हैं। तो a एज इट इज है हमारा पहला वाला, यहाँ पर a से a कैंसिल होके बचा सिर्फ 1, प्लस यहाँ पर क्या है a एज इट इज। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और a का स्क्वायर a² इक्वल टू 39/10। ठीक, अब आप देखें तो इस a से इधर का एक a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, a+1+1/a इक्वल टू 39/10। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो एलसीएम लेकर इनको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम आएगा ऑब्वियसली a, यहाँ आ जाएगा a², यहाँ आएगा a+1 इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 10 का करते हैं यहाँ पर। तो 10 का सबसे पहले होगा a² में, तो 10a², फिर a में होगा तो 10a, फिर 1 में होगा तो 10 1 ज़ा 10 इक्वल टू, अब करते हैं 39 का a में, तो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ a ही है तो 39a। बात आई समझ में। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो अब ध्यान से देखें, ये तो 10a² है। ठीक है, ये 10a अपनी जगह पे है और ये 10 भी एज इट इज़ है। ये वाला जो 39a है ऑब्वियसली इक्वल्स टू के इस तरफ है, तो इस तरफ अगर हम लाते हैं यहाँ पर तो ये प्लस का है तो माइनस में आएगा, तो -39a इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, क्या करी हमने, सबसे पहले तो 10 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 से यहाँ करा मल्टीप्लाई, तो 10 का सबसे पहले a में हुआ तो 10a², 10 का a में करा तो 10a, 10 का 1 में करा तो 10, फिर 39 का a में करा तो 39a, सिंपल। फिर आगे ये जो है एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया 10a² 10a + 10। ठीक, ये जो 39a है ये प्लस का था, इक्वल्स टू के इस तरफ लाए तो ये माइनस का हो गया, सिंपल। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो 10a², इसको तो आप एज इट इज़ रहने दो, ये भी a वाला टर्म है, ये भी a वाला टर्म है, तो 39a 10a, एक प्लस का एक माइनस का तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन होगा, तो 39 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 29a, और बड़ा है 39, माइनस का साइन है तो यहाँ लगेगा माइनस का साइन, प्लस का 10 एज इट इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब आप देखें ये बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, a की 2 वैल्यू मिल जाएंगी आपको। सो यहाँ पर 10a², यहाँ लेंगे हम 25 4 ज़ार 100, और 25 और 4 को ऐड करेंगे 29। देखो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट वैल्यू में करते हैं। तो 10 × 10 कितना आ गया, 100, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे हमको 100 मिलना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 29 होना चाहिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कर रहे हैं, तो 25 × 4 100, और 25 और 4 को ऐड करेंगे तो 29 मिलेगा, सिंपल। ठीक,
तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है, क्लास 10th में हम कर चुके हैं, है ना। तो 25a माइनस 4a प्लस 10 इक्वल टू 0, इनको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्टिंग के जो दो टर्म है इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं और a, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 5 2 जार 10 a माइनस 5 5 जार 25, इन दोनों में से -4 नहीं -2 कॉमन आ पाएगा, तो -2, तो 2 2 जार 4a और 2 5 जार 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2a माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा क्या 5a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 2a माइनस 5 इक्वल टू 0 अलग कर लिया और 5a माइनस 2 इक्वल टू 0 अलग कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस का 5 इक्वल्स टू किस तरफ आया, प्लस का 5, a के मल्टीप्लाई में है 2, इस तरफ आगे 5 के डिवाइड में आ जाएगा। सेम यहाँ पर 5a अपनी प्लेस पर माइनस का 2 इस तरफ गया, प्लस का हो गया, a के मल्टीप्लाई में 5 इस तरफ आके 2 के डिवाइड में आ गया। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि a की दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो जब a की दो वैल्यू आई हैं मतलब कॉमन रेशो भी दो आएंगे और आंसर भी हमारे दो आएंगे अलग अलग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था और हमने क्या किया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, बस, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन सिंपल सा है, बोला गया है कि जो जीपी है उसके फर्स्ट जो 3 टर्म है उनका सम है 39/10। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीपी के हम कौन से टर्म लेंगे, क्योंकि यहाँ तो जीपी है ही नहीं। तो जनरल फॉर्म जो होता है जीपी का, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था एक्सरसाइज 9.3 के, तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म। मैंने जनरल फॉर्म इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियरली दिख सके जीपी का, है ना। तो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स थे वो हमने ले लिया ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 39/10, तो इसको हमने इस तरह से लिखा a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। इसी का यूज़ हमने बाद में करा है, चाहते तो इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले मैंने ये देखा कि क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लेते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, मतलब कि इन्हीं जो 3 टर्म है इन्हीं का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो हमने यहाँ पर यही लिखा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 1। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो a इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे a इंटू ए मतलब a कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये आ गया a की डिग्री 3 इंटू आर कितना है यहाँ पर 1 और 2, तो 2 और 1, तो r की डिग्री कितना हो गया 3 इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर हमने देखा कि दोनों की डिग्री जो है सेम है 3, तो हमने एक साथ इसकी डिग्री लगा ली, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि आप चाहें तो क्यूब रूट लगा के भी कर लें, तो 1 का आप क्यूब रूट लगा लें, कुछ भी लगा लें, 1 तो 1 ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों 1 को भी हमने क्यूब के फॉर्म में लिखा, तो इधर से इनकी दोनों की डिग्री हमने कैंसिल कर दी डायरेक्ट, तो ए आर इक्वल टू आ गया 1। अब यहाँ से ऑब्वियसली क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि कॉमन रेशो फाइंड करो, दूसरी चीज़ ये जो 3 टर्म है इनको फाइंड करो। तो कॉमन रेशो हमने यहाँ से फाइंड करा, तो आर के मल्टीप्लाई में ए था, ए को इस तरफ भेजा तो ए 1 के डिवाइड में आ गया, तो आर की वैल्यू 1/a मिल गई। फिर हमने क्या करा, जो 3 टर्म का सम है उससे हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, तो तीनों टर्म का सम 39/10। तो यहाँ पर a आर की प्लेस पर 1/a, आर स्क्वायर तो 1/a स्क्वायर इक्वल टू 39/10। आगे सॉल्व करा तो सिर्फ और सिर्फ जो भी इक्वेशन बची थी वो सिर्फ और सिर्फ a में बची, हमने यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करा एलसीएम लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये मिला, और बाद में हमको यहाँ पर देखें तो ये मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने आगे सॉल्व करा तो एक ही हमको 2 वैल्यू मिली, और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही वैल्यू मिलेंगी हमको, ठीक है। तो 2 वैल्यू मिल गई a की, और a जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, जो कॉमन रेशो है वो डिपेंड कर रहा है r पे। तो अब यहाँ से हम r भी फाइंड करेंगे, तो r कितना है 1/a, कॉमन रेशो फाइंड करना है, r कितना है हमारा 1/a, चलिए कॉमन रेशो फाइंड करेंगे। r तो हमारा 1/a है, और हमने यहाँ लिखा व्हेन a इक्वल टू 5/2, मतलब a जब 5/2 रहेगा तब r कितना रहेगा, तो r इक्वल टू 1 अपॉन a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है 5/2। ऑब्वियसली ये चला जाएगा, जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5
आर। कॉमन रेशो यहाँ से 2/5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम यहाँ से कितना आएगा। ऑब्वियसली उसका उल्टा ही आएगा। आर तो हमारा 1/a ही है, तो यहाँ से आर इक्वल टू 1/a कितना है यहाँ पर 2/5, तो ये 5 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2। तो जब a हमारा 5/2 रहेगा तब r रहेगा 2/5, और जब a 2/5 रहेगा तो r रहेगा 5/2। ठीक है, अब कॉमन रेशो तो फाइंड कर लिया हमने, 2 कॉमन रेशो आ गए हमारे। तीसरी चीज़ दूसरी चीज़ एक और क्या बोली गई थी कॉमन रेशो के अलावा, कि जो टर्म्स हैं हमारे, जिन 3 टर्म्स के बारे में बात हो रही है वो 3 टर्म्स फाइंड करिए। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो था वो था हमारा a, सेकेंड टर्म था AR, थर्ड टर्म था AR स्क्वायर, यही था। चलिए यहाँ पर बस वैल्यू रखना है हमको। तो आप ध्यान से देखें ज़रा, a कितना है हमारा यहाँ पर इस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में 5/2। देखें a 5/2, r 2/5। तो यहाँ पर सिर्फ अकेला क्या है a, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक, अब यहाँ है AR सेकेंड टर्म। तो AR मतलब कि a की वैल्यू और r की वैल्यू, तो a की वैल्यू है 5/2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 2/5। ओवरऑल कहने का मतलब है कि 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो जो सेकेंड टर्म है वो आ गया हमारा 1। ठीक है, अब थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म है AR स्क्वायर। a की वैल्यू 5/2, r की वैल्यू कितनी है 2/5, लेकिन 2/5 का स्क्वायर है, ध्यान से देखें। तो 2/5 का स्क्वायर यहाँ रफ में देखें ज़रा, अगर 2/5 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 इंटू 2/5। तो मैं इसको डायरेक्ट यही लिख रही हूँ 2/5 इंटू 2/5, क्योंकि इस पर स्क्वायर है। ये यहाँ पर मैंने रफ में आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म है हमारा वो आ गया 2/5। ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पर पहली वाली जो कंडीशन है मैं आपको क्लियर कर दूं, कि जब a हमारा 5/2 है और r 2/5 है, तब फर्स्ट टर्म 5/2, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 2/5। ठीक है, अब जो सेकेंड कंडीशन है हमारी, जिसमें हमारा a 2/5 है, r 5/2 है, तब हमारे 3 टर्म क्या होंगे वो अलग से फाइंड करते हैं हम। तो ध्यान से देखें ज़रा, तो देखें a 2/5, r 5/2। अब तीनों टर्म फाइंड करेंगे। तो बात वही है कि जो फर्स्ट टर्म है वो a है, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर। तो टर्म्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ a और जो r है वो अलग अलग आ गए हमारे। तो अब ध्यान से देखें, a कितना है हमारा 2/5, तो फर्स्ट टर्म तो 2/5 हो गया। AR मतलब कि a हो गया यहाँ पर 2/5, r देखें कितना है 5/2, तो 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सेकेंड टर्म आ गया 1। अब AR स्क्वायर, तो a कितना है 2/5, r स्क्वायर, r कितना है 5/2, और इस पे स्क्वायर तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख देती हूँ, 5/2 इंटू 5/2। सो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 5/2 थर्ड टर्म। तो यहाँ पर आपके 2 तरह के आंसर आएंगे, ध्यान से देखें, a 5/2, r 2/5। तो फर्स्ट टर्म 5/2, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 2/5। और जब आपका a मतलब फर्स्ट टर्म 2/5 है, तो r मतलब कॉमन रेशो रहेगा 5/2, और इन्हीं के बेस पर हमारे 3 टर्म रहेंगे, a 2/5, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 5/2। बस, ठीक है, बात आई समझ में। बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही था, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि इसमें एक तो पहली चीज़ कि 2 फर्स्ट टर्म आ गए, 2 कॉमन रेशियो आ गए, तो ऑब्वियसली जो तीनों टर्म है वो भी अलग अलग आएंगे। तो ये 3 टर्म ये अलग रहे और ये अलग रहे, 2 अलग अलग कंडीशन थी। तो चाहे तो आप एक बार स्टार्टिंग से देख सकते हैं, हमारी जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट 3 टर्म का सम ये था, पहली इक्वेशन बनी, प्रोडक्ट था 1,
इसमें वैल्यू रखी जिससे हमको r मिल गया 1/a। इस r की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखा जिससे हमको a की दो वैल्यू मिली, ये और ये। जब a की दो वैल्यू मिली तो इसी से हमको r की भी दो वैल्यू मिली 2/5, 5/2। और जब a और r की दो वैल्यू मिली तो तीनों जो टर्म थे यहाँ पर अलग मिले और यहाँ पर अलग मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। मतलब ये जो GP हमको गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लियर बोला गया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन, तो ये GP हमको गिवन है और बोला जा रहा है कि ये जो GP है इसके कितने नंबर ऑफ टर्म का सम रहेगा 120। तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि n नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे जिनका सम रहेगा 120 जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में तो क्लियरली बोला गया है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो मैं आपको कॉमन रेशियो निकालना बता ही चुकी हूँ कि AP में आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है और GP में कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस या फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस। यानी कि अगर मान लीजिए 3 टर्म है A1, A2, A3, तो A3 को आप A2 से डिवाइड कर दो या फिर A2 को A1 से डिवाइड कर दो, सिंपल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने यही किया कि फर्स्ट टर्म तो क्लियरली दिख ही रहा है कि 3 है और कॉमन रेशियो कैसे फाइंड किया मैंने, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 स्क्वायर जो सेकंड टर्म था उसको फर्स्ट टर्म से मैंने डिवाइड कर दिया। तो 3 से यहाँ इसका एक 3 कैंसिल होकर बचा सिर्फ 3, यानी कॉमन रेशियो आ गया 3। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो हम सपोज करेंगे कि जो n नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उनका जो सम है वो रहेगा 120, क्योंकि हमसे जो चीज़ पूछी गई है ऑब्वियसली उसको सपोज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सपोज करा कि जो n नंबर ऑफ टर्म्स का सम है GP का वो कितना है 120, मतलब कि सम ऑफ n टर्म इक्वल टू 120। ठीक है, अब यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, कॉमन रेशियो पे। तो कॉमन रेशियो को देखें तो कॉमन रेशियो कितना है हमारा 3 है। अब 3 1 से बड़ा है कि छोटा, तो ऑब्वियसली 3 1 से बड़ा है, मतलब 3 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब कि r-1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ a r की डिग्री n-1, और अगर छोटा होता तो 1 माइनस r की डिग्री n वाला फॉर्मूला लगा देते, कोई इतनी दिक्कत नहीं है फॉर्मूला देखने में। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। रीज़न क्या है कि जो r है हमने फाइंड करा है कॉमन रेशियो 3, और 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 3 में से 1 माइनस कर सकते हैं, इसलिए r-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू 120 हमको गिवन है। अब बस हमको क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, r की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म भी हमारा 3 है, देखें ज़रा ऊपर हमने लिखा ही तो है ना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा a कितना है 3 है, कॉमन रेशियो कितना है 3 है, तो बस यहाँ पर पुटअप कर देंगे हम यहाँ पर। तो a 3, r 3, n एज इट इज -1 अपॉन r-1, मतलब कि r की प्लेस पर 3 -1 इक्वल टू 120। ठीक है, अब आगे चले तो ये 3 एज इट इज, 3 की डिग्री n-1 डिवाइडेड बाय 3 -1 2 इक्वल टू 120। आगे सॉल्व करेंगे तो अब आप ये देखें कि ये जो 2 है ये डिवाइड में है,
इक्वल्स टू को इस तरफ जाएगा तो 120 के मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये जो 3 है न्यूमरेटर में है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो ऑब्वियसली इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही किया, 3 की डिग्री n-1, ये तो अपनी प्लेस पर एज इट इज़ रह गया 120। 2 इस तरफ डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। ठीक, और देखिए जितना आपको लगता जाता है उतना आप नोट करते जाइएगा, है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 4 जार 12। ठीक, अब 3 की डिग्री n-1 एज इट इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80। अब ये जो -1 है, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली n के साथ जो है सबको हटा दो वहाँ से। तो 3 की डिग्री n के साथ है माइनस में 1, तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ हमने लिखा 3 की डिग्री n इक्वल टू 80, माइनस का 1 इस तरफ आया तो हो गया प्लस का 1। 80 इंटू 80 प्लस 1 81, 3 की डिग्री n। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा। यहाँ पर एक तरफ है 3 की डिग्री n, एक तरफ है 81, तो 81 को हम 3 की डिग्री के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखें 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार होता है 81। ठीक है, मतलब 3 की डिग्री 4 कर दोगे तो 81 मिल जाएगा। यही होता है 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। ठीक है, तो ओवरऑल इसको हम लिख सकते हैं 3 की डिग्री 4, और ये 3 की डिग्री n तो पहले से ही है, तो बस इनको कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा n की वैल्यू 4। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब हुआ कि जो 120 है जिसके बारे में पूछा जा रहा था कि वो इस जीपी के कितने टर्म का सम होगा, तो इस जीपी के वो 4 टर्म का सम होगा। देखें ज़रा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो इस जीपी के 4 टर्म का जो सम रहेगा वो रहेगा 120। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि हमने यही तो सपोज करा था, लेट द सम ऑफ n टर्म। n कितना आ गया 4, मतलब 4 टर्म जो रहेंगे वो रहेंगे, 4 टर्म का जो सम रहेगा वो रहेगा 120। ठीक, ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। और आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।